नमस्कार। डीडी राजस्थान के प्रोग्राम अलबेलो राजस्थान में शालू और पुनीत का अभिनंदन स्वागत स्वीकार करें। ऐसा कहते हैं कि सत्य और अहिंसा के सिद्धांत इंडियन नॉलेज सिस्टम की देन है। आज 2 अक्टूबर है। सत्य और अहिंसा के प्रतीक भारत के 2 महापुरुषों की आज जयंती है। आज ही के दिन 1869 में बापू राष्ट्रपिता यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था। आज उनकी 155वीं जयंती है। आज के दिन को उनकी स्मृति में इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस भी माना जाता है। गांधी जी को अहिंसा का प्रतीक मानते हैं और वहीं सत्य का प्रतीक माना जाता है भारत रत्न भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को। आज उनकी हम 120वीं जयंती मना रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बेगूसराय में वर्ष 1904 में आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। तो ये तो रही आज की बात शालू। बिल्कुल। तो आज के विचार से आप शुरुआत करें। बिल्कुल। जब भी हम बात करते हैं महान पुरुषों की तो इनका व्यक्तित्व और कृतित्व इन्हें महान बनाता है। इनकी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमेशा हर दौर में हर उम्र में हमारे काम आती है और प्रासंगिक भी होती हैं। ऐसा एक विचार महात्मा गांधी का भी है कि मनुष्य वही होता है जो उसको उसके विचार बनाते हैं। जो वो सोचता है वैसा बन जाता है। तो आइए अब शुरू करते हैं पुनीत और बताते हैं कि आज हमारे इस अलबेलो राजस्थान में हमारे अलबेले मेहमान कौन से हैं, किस तरह से आज के इस कार्यक्रम को चार चांद लगाएंगे और किस तरह से आज उनके विचारों को हम समझ सकते हैं। जी, चूंकि बात आज सत्य अहिंसा की हो रही है, गांधी जी की हो रही है, शास्त्री जी की हो रही है, तो ऐसे ही गांधीवादी हमारे साथ में मौजूद हैं स्टूडियो में। हम स्वागत कर रहे हैं श्री राजेंद्र भाणावत जी का। आप भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी हैं, एक लेखक हैं, लंबे 38 वर्षों का आपका सेवा का अनुभव है और अभी भी अनेक सामाजिक संगठनों से स्वैच्छिक सेवाएं दे रहे हैं। जैसा चूंकि आज का खास दिन है तो गांधी जी ही आज के केंद्र बिंदु हैं, तो और आपने उनके विचारों को अपने आचरण में लाया है, खूब जिया है आपने। तो गांधी जी के विचारों की या गांधी जी के आज के समय में क्या प्रासंगिकता है? देखिए पुनीत जी, कई लोग कहते हैं कि गांधी जी 150 वर्ष पूर्व हुए थे, तो आज क्योंकि ज़माना बदल गया है, तकनीकी युग हो गया है, प्रगति बहुत कर ली है, विज्ञान का युग हो गया है, इसलिए कई युवा पीढ़ी के सदस्य पूछते हैं कि आज हम गांधी की बात क्यों करते हैं और इनकी आज के दिन ही याद क्यों करते हैं और क्या प्रासंगिकता है वर्तमान समय में। तो मुझे ये कहना चाहिए और सबको हमें स्मरण भी रखना चाहिए कि गांधी जी की प्रासंगिकता आज के समय जितनी है शायद उतनी पहले कभी नहीं रही। आज जिस प्रकार के गला काट प्रतियोगिता हो रही है, एक दूसरे को नीचे खींच करके आगे बढ़ने की दौड़ लग रही है, पूरे विश्व में जहाँ कई जगह पर हिंसक घटनाएं हो रही हैं, हमारे देश में भी कई जगहों पर छोटी छोटी बात पर अनावश्यक तनाव उत्पन्न हो जाता है, सद्भावना की कई बार कमी देखी जाती है। तो इस प्रकार का जहाँ वातावरण हो और सत्य और अहिंसा के प्रतीक, और आपने जैसा कहा गांधी जी थे, तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे महापुरुष को आज के दिन न केवल याद करना आवश्यक है बल्कि यह हमें मन में समझना भी आवश्यक है। न केवल हमें बल्कि ये जो कार्यक्रम जो दर्शक देख रहे हैं और विशेष रूप से युवा पीढ़ी के लोगों को यह जानना ज़रूरी है कि आज गांधी की प्रासंगिकता, हम बातचीत के जरिए और भी इस बारे में शायद बात करेंगे, तो कहीं अधिक है। और कोई भी अगर ये कहता है कि आज गांधी अप्रासंगिक नहीं है तो मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि उन्होंने गांधी को समझा नहीं, उनके विचारों को जाना नहीं और आज के ज़माने में उनकी आवश्यकता को पहचाना नहीं। ये बहुत मुझे लगता है कि आपने सवाल प्रारंभ में अच्छा किया कि प्रासंगिकता क्या है, तो उनसे अधिक प्रासंगिक व्यक्तित्व आज शायद ही कोई व्यक्ति हो सकता है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरत ही आज, जैसा कि आपने कहा कि आज लोगों में जो है बिल्कुल उनकी पेशेंस का जो स्तर है, उनमें जो सोचने की क्षमता और जो उनको रिएक्शन टाइम इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि शायद हमें एक बार फिर से उस पाठ्यक्रम को दोहराने की ज़रूरत है। सर, हमारा कार्यक्रम है अलबेलो राजस्थान। राजस्थान अपने आप में बहुत सारे रंग समेटे हुए हैं। आपने देश विदेश ट्रैवल किया है, आप कई लोगों से मिले हैं। आपके अनुसार किस तरह से जो हमारा राजस्थान है आपकी दृष्टि से कैसे अलबेला है? देखिए, राजस्थान का अलबेलापन तो विश्वविख्यात है। अगर हम संक्षेप में कहें तो, क्योंकि मुझे पर्यटन में जैसा आपने कहा काम करने का बहुत अवसर मिला, तो हम एक बात कहा करते थे कि राजस्थान में सब कुछ है जो दुनिया में उपलब्ध है, केवल 2 चीज़ों के, एक समुद्र का
तट हमारे पास नहीं है और बर्फ़ हमारे पास नहीं, स्नो पीक माउंटेन्स और जो बीचेस हैं, इनके अलावा कोई भी काम ले लें आप, लोक कलाएँ हैं, लोक संस्कृति है, यहाँ की जो खान पान है, यहाँ का पहनावा है, यहाँ के किले हैं, यहाँ की हवेलियाँ हैं, यहाँ का जो नृत्य है, यहाँ के जो हस्तकलाएँ हैं, ये सारी की सारी, और आओ बगैर इन सबसे ऊपर एक जो वाक्य कहा जाता है राजस्थान के बारे में, अतिथि देवो भव, ये केवल वाक्य नहीं है, इसको चरितार्थ होते हुए देखना हो तो राजस्थान के किसी घर में जाकर के ठहरना ज़रूरी है। और ये जो इसका अलबेलापन है, इसी को आगे तक ले जाने के लिए और लोगों को इसके अलबेलेपन से परिचित कराने के लिए उस पर्यटन विभाग ने कई सारी योजनाएं भी उस समय शुरू की थी। आज उसमें इतना समय नहीं उस पर बात करने का, लेकिन अगर किसी ने राजस्थान देखा नहीं तो उसने बहुत कुछ छोड़ दिया है। और हम तो ये मानते हैं कि चाहे विश्व का कोई व्यक्ति हो, चाहे नागरिक कोई भ्रमण पर निकलता है, और भारत के तो खास तौर से अगर राजस्थान आए बगैर उनका भ्रमण पूरा नहीं होता। और एक दिन से आने के लिए आवश्यकता नहीं, कई प्रकार की, और ये विविधताओं से भरा, आपने जैसे अलबेला विविधताएं भी बहुत है, यहाँ जंगल भी है, पानी भी है, हरियाली भी है, जो केवल रेगिस्तान की तरह राजस्थान को जानते हैं कि मरुस्थल प्रदेश है, मरुस्थल तो है ही, लेकिन साथ साथ ये बातें भी बहुत है। पहाड़, किले देखिए आप, मतलब मेरे ख्याल है कुंभलगढ़ का किला के हमें ध्यान में आ रहा मुझे, चीन की दीवार के बाद सबसे बड़ी दीवार दुनिया में कुंभलगढ़ के किले की, 36 किलोमीटर का प्राचीर उसका, 36 किलोमीटर का प्राचीर, कहते हैं कई घोड़े एक साथ उस प्राचीर पर दौड़ सकते थे, इस प्रकार का है। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है। और वन्य जीवन की बात करें, अभयारण्य है तो रणथंभौर का है, जहाँ पर लोग बाघ देखने आते हैं तो निश्चित रूप से दिख ही जाता है उनको। लेकिन साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि किसी अभयारण्य में जाना है तो केवल बाघ को नहीं, हम कहा करते थे उस समय कि यहाँ पर टाइगर भी है, तो इसका मतलब उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, फ्लोरा फोना, वहाँ का जो है वनस्पति, वहाँ के पेड़ पौधे बहुत सारे। लेकिन सबसे ऊपर मैं कहूँ तो यहाँ का जो रंग है, आप ग्रामीण क्षेत्र में चले जाएँ, महिलाओं के परिधान देख लें, जितने चटकीले रंग यहाँ पर हैं वो तो शायद ही किसी और स्थान पर होते हों। और जो कई बार बहुत ज़्यादा संपन्नता न होते हुए भी प्रकृति के द्वारा बहुत कुछ उनको नहीं दिया गया है, कई बार प्रकृति ने कठिन परिस्थितियाँ उनके लिए पैदा की, उसके बावजूद भी जिस मस्ती से, जिस रंग में, जिस खुशी से, उल्लास के साथ सारे तीज त्यौहार यहाँ के मनाए जाते हैं। अब देख लीजिए गणगौर का उत्सव हो, चाहे कोई सा भी उत्सव ले लीजिए, अब नाम मैं गिनाऊंगा तो पूरा कार्यक्रम हमारा निकल जाएगा। पर्याय है कहीं ना कहीं जो आप किलों की बात कर रहे हैं सर, जितनी भव्यता देखने को मिलती है उतनी व्यक्तित्व में भी देखने को मिलती है, जीवन शैली भी देखने को जोड़ना चाहूंगा। शरण सर ने अभी जो बात की कि हमारी फेस्टिविटी हमारे ब्लड में है, कलर्स हैं, फूड है, इतनी सारे क्यूजीन्स हैं। मैं हमारे दर्शकों के लिए दूरदर्शन के माध्यम से ज़रूरी बात साझा करना चाहूँगा कि लंबी फेरिस्त जस्ट थोड़ी सी बात मैं साझा करूँगा। जल्द ही आप देखेंगे आभानेरी फेस्टिवल, जो कि 4 और 5 अक्टूबर को है। विश्व प्रसिद्ध है चांद बावड़ी, यानी कि स्टेप वेल की उस वक्त में हम किस तरह से वाटर कंजर्व किया करते थे, वाटर प्रिजर्व किया करते थे। जयपुर से दौसा के पास में आभानेरी जगह है, वहाँ 4 और 5 को ये फेस्टिवल है। दशहरा मेला कोटा में है 12 से 29 अक्टूबर को। फिर जोधपुर में है शरद पूर्णिमा पर मारवाड़ फेस्टिवल 16 और 17 अक्टूबर को। पुष्कर मेला विश्व प्रसिद्ध है, तमाम पूरे विश्व के सैलानी वहाँ पर आते हैं 9 से 15 नवंबर को। फिर चंद्रभागा फेस्टिवल है झालरा पाटन में 14 से 16 नवंबर को। बूंदी फेस्टिवल, बूंदी पेंटिंग, बूंदी आर्ट तो कमाल होती ही है, 18 से 20 नवंबर। फिर मत्स्य फेस्टिवल अलवर में है 25 से 26 नवंबर को। फिर कुंभलगढ़ की आपने अभी बात की, वो 1 से 3 दिसंबर को है। फिर रणकपुर फेस्टिवल है 21 से 22 दिसंबर को। फिर विंटर फेस्टिवल 29 से 30 दिसंबर को। एक लंबी फेरिस्त है, आप लोग तैयार रहें। और जो लोग भी राजस्थान आने चाहते हैं, मुझे लगता है ये समय ऐसा है जब कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा जो आपको लोक रंग, कला, संस्कृति, फूड, सभी चीज़ों से एक छत्र वाकिफ होने का मौका मिलेगा। अब वापस गांधी जी पे आना चाहिए, आप कुछ और कहना चाहती हो? नहीं, बिल्कुल सही बात है। और क्योंकि हम बात पर्यटन की भी कर रहे हैं, अलबेलो राजस्थान की भी कर रहे हैं, तो जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, बिल्कुल आप अपने बैग्स पैक रखिए, क्योंकि अब त्योहारों का और रंगों का जो माहौल है राजस्थान में, वैसे तो हमें हमेशा ही रहता है। जैसा कि पुनीत ने आपको सब डेट्स भी बता दी हैं, तो तैयार रहिए और हमारे राजस्थान आइए और अलबेले राजस्थान के अलबेले रंगों को महसूस कीजिए, इन्हें जिए। तो ट्रैवल की बात चली है, तो महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका गए और रेलवे स्टेशन पर जब उनका जो तिरस्कार हुआ, कलर रेसिज्म की हम बात करें, रंगभेद की हम बात करें, वो क्षण ऐसा था कि गांधी जी ने कहा है कि मुझे लगता है कि वापस भारत चला जाना चाहिए या रुक कर प्रतिकार करना चाहिए।
उस घटना ने गांधी जी को जन्म दिया। जी हाँ जी हाँ। मैं चाहूँगा भानुमति साहब आप इस विषय पर कोई विस्तार से बात कहें। देखिए, ये मुझे इस बात का अवसर भी मिला कि मैं दक्षिण अफ्रीका में जाऊं और वहाँ की स्थितियों को देखूं। जी जी। और बहुत कम लोग, कई लोगों को आजकल मिलता है अवसर, मुझे भी इस बात का अवसर मिला। और देखिए, ये जो एक स्वाभिमान जो होता है ना, गांधी को कई बार लोग कायर मान लेते हैं। जिस प्रकार की नम्रता थी, विनम्रता थी, सहिष्णुता थी उनमें, कई युवा पीढ़ी के लोग खासतौर से सहिष्णुता और नम्रता, विनम्रता को कायरता के पर्याय मान लेते हैं। वास्तव में है नहीं। उस व्यक्ति ने विदेश में, जहाँ पर बहुत रंगभेद था ही बहुत अधिक, और उन्होंने फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर के ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और टीटी ने पूछा तो उन्होंने कहा टिकट है मेरे पास। उन्होंने उसको, लेकिन जिस समय की स्थिति थी उनको उतार दिया, उसके बावजूद, टिकट होने के बावजूद उनको उतार दिया गया। एक तरह से सामान फेंक दिया गया उनका स्टेशन के ऊपर। तो बाद में तभी उन्होंने क्या, अच्छी उनकी वकालत चल रही थी, वहाँ बैरिस्टर बन के आए थे इंग्लैंड से, फिर वहाँ साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में थे। और उसके बाद उन्होंने तय कर लिया कि नहीं, ये जीवन में मेरा ये लक्ष्य नहीं है, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। और वही जीवन में उनके लिए एक मोड़ बना, टर्निंग पॉइंट जिसको कह सकते हैं, वो सिद्ध हुआ। और तब उन्होंने आकर के फिर जो भारत में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ पूरी तैयारी की और जिस प्रकार से आंदोलन खड़ा किया और बिना हथियार उठाए किस प्रकार से देश को अंग्रेज़ों से मुक्त कराया जा सकता है, सबका अपना अपना योगदान है। लेकिन उस जो आंदोलन को जो नेतृत्व प्रदान किया एक अहिंसक माध्यम से। आपको पुनीत जी एक बताऊँ मैं, एक आइंस्टीन नाम के वैज्ञानिक हुए हैं, मैं भी विज्ञान का विद्यार्थी रहा, इसलिए दर्शक में बहुत सारे विज्ञान के विद्यार्थी रहे होंगे। उन्होंने एक बात कही जो मुझे आज कहनी चाहिए। गांधी जी के बारे में कई प्रकार की बातें प्रचलित हैं। उन्होंने, उस महान वैज्ञानिक ने कहा कि आने वाली पीढ़ियां शायद विश्वास भी नहीं करेंगे कि हाड़ मांस का ऐसा व्यक्ति कभी इस पृथ्वी पर था। जी। ये महानता थी हमारे गांधी की, पूरे दुनिया में दुनिया जानती है और दुनिया मानती है उनको। और शायद ही कोई देश होगा ऐसा होगा जहाँ गांधी की प्रतिमा नहीं लगी होगी आज के समय, किसी न किसी स्थान पर, किसी न किसी तरीके से। कई देश तो हमने सुना है वहाँ पाठ्यक्रम चलाते हैं उनकी विचारधाराओं के ऊपर। सर, आपने एक बात कही अभी कि जो सहिष्णुता थी उनके अंदर, उसे जो है लोग कायरता समझते हैं। आज को अग्रेशन जो है वो एक बहुत ट्रेंड बन चुका है, खासतौर से युवा वर्ग में। आज के दिन हम किस तरह से युवाओं को ये समझा सकते हैं कि चुप रहना, शांति को अपनाना कायरता नहीं बल्कि अपने आप में एक साहसपूर्ण कदम होता है? देखिए, अहिंसक वही हो सकता है जो शक्तिशाली होता है। खूबसूरत। कमजोर की क्या? क्योंकि कायर व्यक्ति, अगर मतलब जो व्यक्ति कमजोर है वो मुकाबला नहीं कर पाता है, इसलिए नहीं लड़ रहा है, तो वो तो कायरता कहलाएगी। लेकिन जिसके पास प्रत्युत्तर देने की क्षमता है, लेकिन उसके बाद भी क्षमा भाव रखते हुए सामने की गलती को क्षमा कर दे और उसके प्रति सहिष्णुता का भाव रखे और दूसरों के विचारों का भी आदर करे। आजकल दूसरों के विचारों को आदर करना ही छोड़ दिया। गांधी जी कहते थे हम आपके विचारों से सहमत नहीं भी हों, लेकिन आपके विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता तो हम देंगे, उसकी रक्षा तो करनी चाहिए। तो ये जो है गुण और ये जो स्वभाव है आज के लोगों में आ जाए तो बात बात पर जो बहस छिड़ जाती है और बहस छिड़ते छिड़ते हथियार निकल जाते हैं और हिंसा हो जाती है परिवार में ही, पिता पुत्र के बीच में, पीढ़ियों में जो अंतर जिस प्रकार का हुआ है, तो इसको थोड़ा सा इस पर समझने की ज़रूरत है और इस बारे में बार बार बात करने की ज़रूरत भी है। और उसके जो गांधी जी के जीवन में जिस प्रकार की अनेक घटनाएं हुई, उनसे उन्होंने सिद्ध किया कि कैसे हिंसा का उत्तर या हिंसा का निराकरण हिंसा से नहीं हो सकता। हिंसा का निराकरण, हिंसा का उत्तर अहिंसा से अधिक मजबूती के साथ दिया जा सकता है। अब सत्य के प्रति उनका आग्रह था, सत्याग्रह का नाम दिया गया उसको। तो सत्याग्रह आज के ज़माने में अगर आप हिंसक रूप से अपनी बात को मनवाने का प्रयास करेंगे तो देश का भी संपत्ति का नुकसान होता है, जान माल की हानि होती है। लेकिन दूसरा रास्ता जो था, आप अपनी बात कहें, बात पर अड़े रहें, मौन व्रत धारण कर लें। उपवास करते थे वो, उपवास करते किसी अन्य को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन उपवास करके अंग्रेज़ों को इतना उन्होंने परेशान कर दिया कि बड़ी जाके उनको आग्रह करते जैसे जैसे आप उपवास, मतलब एक व्यक्ति के उपवास का ताकत कितनी होती है ये उस व्यक्ति ने दिखाया। तो ये जो आजकल लोभ की प्रवृत्ति है, एक दूसरे को नीचे दिखाने की प्रवृत्ति है और अपने बल का प्रयोग करके शोषण करने की प्रवृत्ति है, इसके विरुद्ध अगर हमें एक समाज पैदा करना है, एक दूसरे के प्रति स्नेह और समरसता और सकारात्मकता का वातावरण लिए समाज उत्पन्न करना है, तो हमें गांधी के रास्ते पर चलना ही होगा। इसका कोई विकल्प नहीं है। गांधी के कोई विकल्प, आज मुझे पूछे गांधी जी का क्या विकल्प है, तो स्वयं उसका विकल्प स्वयं उस तरह का बने, बस यही उनके प्रति आज के दिन हम याद करते हैं। गांधी जयंती में हम चूंकि चर्चा कर रहे हैं आज, उन्होंने कहा था कि आप
विश्व में जो परिवर्तन चाहते हैं, अगर आप वो खुद के अंदर बने। परिवर्तन ले आएंगे बी तो द विश्व- चेंज यू वांट इन want to अदर्स, see। ये जो उन्होंने Exactly, कहा था भाई, बिल्कुल। दूसरों में परिवर्तन जो चाहते हैं पहले स्वयं से शुरू करें। वो कई बार किससे भी कहा, जो किसी को भी सलाह देते थे तो पहले खुद करके देखते थे बिल्कुल। क्या वो करना मेरे लिए और संभव इस है। तरह के वो एक कहानियां भी हैं कि हाँ, उनके पास गुड़ एक गुड़ खाने के बिल्कुल। लिए कहा, तो बिल्कुल आपने सही जी। कहा शालू जी। तो ये इस तरह की कहानियां बच्चों को सुनाई जानी चाहिए। बच्चे अपने यहाँ बैठे बैठे बातचीत में, जो आज की पीढ़ी है वो दूसरों को 50 तरह की सलाह दे देती है। जी। एक तरह, या माँ बाप भी, मैं तो माता पिताओं से भी ये कहना चाहता हूँ, बच्चों को 50 तरह के उदाहरण दें। मोबाइल के हाथ नहीं लगाना है, मोबाइल को नहीं ज़्यादा काम में लेना है, और जैसे जब सलाह दे रहे होते हैं तभी पूरे दिन मोबाइल पे खुद मोबाइल लगे पे लगे रहेंगे, हुए। कितनी तो अच्छी फिर बात क्या है, जैसे क्या extra असर होगा। Children they do not follow, they तम्बाकू imitate। तम्बाकू नहीं खाना। मेरा ये कहने का मैं तात्पर्य ये था, आज की पीढ़ी वो नहीं करेगी जो उन्हें कहा जाएगा, वो करेगी जैसा वो होते हुए देखेंगे। चाहे वो शिक्षक के साथ बच्चों का व्यवहार हो, चाहे वो नेताओं का जनता के साथ संबंध हो, जैसा नेतृत्व करेगा वैसा उसको फॉलो करेंगे लोग। आप उनको आदर्श की बातें करें और आचरण आपका उसके ठीक विपरीत हो तो कौन मानेगा बात आपकी। आपकी कथनी और करनी में जिस व्यक्ति में अंतर होगा उसकी बात का बहुत प्रभाव भी नहीं होने की संभावना है। कहते हैं कि गांधी जी के जो विचार हैं उनको शास्त्री जी ने जिया। जी हाँ। और उनको प्रतिमूर्ति मानते हैं हम सत्य की और नेशनल इंटीग्रिटी की, कि भारत ने जो सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग एकेडमी है वो उनके नाम पर ही रखी, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि मसूरी में स्थित है। जी जी। और अनेक अनेक कहानियां हैं उनके विचारों की, आचरण की, कि किस तरह से उनकी परिवार के लोग जो है एक बार कहीं खरीदारी के लिए गए और उस मिल में कुछ साड़ियाँ पसंद की गई और उन्होंने कहा कि ये अफोर्ड मैं नहीं कर पाऊंगा। मिल मालिक ने जब उनको भेंट करनी चाहिए तो उन्होंने उसको रिफ्यूज़ कर दिया। उत्तर प्रदेश में जब वो मंत्री रहे तो उनके घर पर कूलर की व्यवस्था की गई, तो उन्होंने कहा कि जब बाहर गर्मी है तो इससे आदतें ख़राब हो जाएंगी, तो उन्होंने उस कूलर को लौटा दिया। उनके कपड़ों के लिए कहा जाता था कि पुराने कुर्ते जो हैं उसका रुमाल बनवाया करते थे कि वेस्टेज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो एज अ सिविल सर्वेंट उनके जो लीडरशिप बाय डूइंग, सरल से दिखने वाला व्यक्तित्व, सादगी से दिखने वाला व्यक्तित्व, लेकिन कितना अफर्म था। उन्होंने 1965 की जो पाकिस्तान के साथ हमारी विजय हुई, शिकस्त दी, जबकि हम पहले चाइना के साथ वॉर हार चुके थे, लेकिन मात्र 18 महीनों के अंदर के कार्यकाल में उन्होंने जो रेफरेंसेस सेट किए, जब अमेरिकी देश ने कहा कि आपको अन्न के लिए उन्होंने अपनी शर्त रखी जो नागावर थी, तो उन्होंने ऐसे में कहा कि हम उपवास करेंगे, पूरे देश को अपील किया और उस पूरे देश ने माना। तो आपको क्या लगता है कि एज अ सिविल सर्वेंट उनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो कितने रेलेवेंट है, या कोई ऐसी इंटरेस्टिंग बात जो एकेडमी में आपकी रही हो? मोदी जी एक बात कह सकता हूँ कि आज नाम पर तो उनके एकेडमी है मसूरी में, और उसमें लोग प्रशिक्षण भी लेते हैं, चाहे भारतीय प्रशासनिक सेवा के हों, भारतीय पुलिस सेवा, कोई भी अखिल भारतीय सेवाओं के लोग आते हैं वहाँ प्रशिक्षण लेते हैं और वहाँ से निकलते हैं। लेकिन अगर उनमें से कुछ गुण भी जो शास्त्री जी में थे, नैतिक साहस के, सरलता के, सादगी के, सहजता के, कुछ आज के प्रशासकों में आ जाए तो पूरा दृश्य बदल जाएगा। और इसमें कई हैं, आज भी ये नहीं कहता कि सारे प्रशासकों ने उनको छोड़ दिया है, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि जिनके नाम पर प्रशिक्षण संस्थान बना है उनके नैतिक साहस रखें। देखिए आजकल ईश्वर ने रीढ़ की हड्डी दी है मनुष्य को जी, प्रशासकों के भी रीढ़ की हड्डी है, लेकिन कई बार गलत काम करने के कारण अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल काम लेना छोड़ देते हैं वो, और बिल्कुल गलत काम करने की प्रवृत्ति में सहायक हो जाते हैं। तो ये कभी शास्त्री जी ने नहीं कहा था। शास्त्री जी ने तो बल्कि आपको अगर दर्शकों को भी पता होगा, एक कहीं रेल दुर्घटना हो गई थी किसी जगह स्थान, जब वो रेल मंत्री थे भारत सरकार में, उसमें प्रधानमंत्री नहीं थे, उन्होंने नैतिकता का तकाजा देखिए, नैतिकता की पराकाष्ठा देखी, उन्होंने रेल मंत्री के रूप में इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा अगर मेरे मंत्रालय में कहीं पर भी ऐसा काम होता है तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। आजकल की उत्तरदायित्व को लेने का भाव कितना कम हो गया है। हम जिम्मेदारी, जब कभी श्रेय लेने की बात आती है तो हम अपनी टीम को देने के बजाय स्वयं लेना चाहते हैं, और जब जिम्मेदारी की बात आती है तो सब दूसरों पे छोड़ देते हैं और स्वयं उससे मुक्त होना चाहते हैं। शास्त्री जी से अगर ये भी सीखें कि नहीं, श्रेय हम दूसरों को दें और जिम्मेदारी स्वयं लें, तो बहुत बड़ी बात जो है शास्त्री जी ने स्थापित। नैतिकता की बात है, सरलता की बात है। आज लोगों में होड़ है, बड़े से बड़ा बंगला होना चाहिए, बड़ी से बड़ी गाड़ियाँ होनी चाहिए, बड़े से बड़े गिफ्ट लाने वाले होने चाहिए। कुछ तो उनसे, जहाँ जिसके नाम पर संस्थान में प्रशिक्षण लिया है, उनसे कुछ ही सीख लेते हैं।
ये, लेकिन आज ये जो लोग एक नियम होना चाहिए वो दुर्भाग्य से अपवाद होता जा रहा है आजकल। तो ये अपवाद होता जा रहा है, इसका भोग कौन रहा है? इसका सारा कष्ट उठाना पड़ रहा है इसका जनता को, क्योंकि जनता के कहलाते तो जनसेवक हैं, लोक सेवक हैं। और इकोनॉमी और देश की सुरक्षा को कितना प्राथमिकता दी। जय जवान जय किसान का उन्होंने नारा दिया था। मैं आपको कई घटनाएं हो सकती हैं बात याद दिलाने की दृष्टि से उस तरह से, लेकिन अगर संवेदनशीलता और जिसको समानुभूति है, एम्पैथी जिसको कहा जाता है, जी। उसका भाव अगर जैसे गांधी जी और शास्त्री जी दोनों के जीवन में बहुत भरा हुआ था, उसको रखे, तो यही प्रशासन की मूल भावना है कि जो व्यक्ति आपके पास आता है कुछ आशाएं लेकर के आता है, बिल्कुल दुखी होकर के आता है। एम्पैथी की आपने बात कही, तो गांधी जी की हर प्रार्थना सभा में, हर प्रार्थना में वैष्णव जंतु तेने कहिए वीर पराई जे जाने दे, ये हमेशा गाया जाता रहा है। ये गुजरात के नरसिंह मेहता हैं, उनकी ये रचना है और उनका दर्जा, नरसिंह मेहता जी का दर्जा गुजराती साहित्य में वही है जो हिंदी साहित्य में सूरदास का है। और दूरदर्शन ने उस कुछ वर्ष पूर्व जब गांधी जी की 150वीं जयंती थी, तब एक अनमोल कृति रची जिसमें भारत के तमाम लोक कलाकारों को एकजुट ला करके और उसे गढ़ा। तो मुझे लगता है उस कृति को आज के दिन हमें देखना चाहिए। तो देखते हैं वैष्णव जंतु तेने कहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत सुंदर। था। मंत्रमुग्ध होकर के मैं देख रहा था कि हमारे लोक कलाकार कितनी सुंदर रचना करते हैं। बिल्कुल। और हमारे तमाम दूरदर्शन की जो टीम ने कितना संकलन किया, कमाल। बिल्कुल, जो कहते हैं ना अनेकता में एकता, भारत की विशेषता, वो विशेषता दिख रही थी। और किस तरह से जो टीम वर्क हुआ है उसका भी बहुत ही सुंदर उदाहरण हमने देखा पुनीत जी। तो रंगों की बात है
तो लेखन की बात भी होनी बिल्कुल, चाहिए। क्योंकि हम रचना की बात कर रहे थे और सर आप एक रचनात्मक रंग भी रखते हैं और आप कविताएं भी लिखते हैं, आपकी खुद की कविताएं भी हैं। कोई कविता सुनाए जो आपको बहुत पसंद हो। देखिए, मैं वैसे तो विज्ञान का विद्यार्थी रहा और 2 विषयों में एमएससी किया, तो शुरू से विज्ञान ही पढ़ी और इंजीनियरिंग करने की इच्छा थी तो बिट्स पिलाने में भर्ती भी हुए, लेकिन वहाँ उस समय रैगिंग का बड़ा ज़माना था तो रैगिंग होके का छोड़ के आ गए हम। लेकिन फिर ये तो क्या होता है, जब हम अवसर मिलता है, राजस्थान के अगर 40,000 से ऊपर गांव हैं तो लगभग 8-10 हज़ार गाँव तो व्यक्तिगत रूप से जाने का अवसर मिला और लोगों को बहुत नज़दीकी से देखने का अवसर मिला। जब कोई स्थितियाँ ऐसे देखते हैं तो फिर कुछ ना कुछ लिखने का मन कर जाता है। तो वही कुछ पंक्तियों के रूप में एक में थोड़ा ये भी बताओ, आपने भी बात लोक सेवकों की हो रही थी कि जो लोक सेवक है धारणा क्या लोगों को कैसे होने चाहिए। छोटी सी कविता है, आप कहें तो मैं वो सुना देता हूँ। इसका शीर्षक मैंने रखा IAS। प्रशासनिक सेवा में आने के वर्षों बाद मिला एक पुराना मित्र, बोला तुम तो वैसे के वैसे हो, बिल्कुल नहीं बदले, लगता ही नहीं इतने वर्षों से IAS हो। मैं चकित हुआ, पूछा कि क्या सींग उगने चाहिए थे? वो बोला नहीं, फिर भी कैसे IAS हो तुम, सबसे अब भी हंसकर बोलते हो, देखकर मुंह नहीं मोड़ते, सीधी सरल बात करते हो, चक्कर नहीं लगाते बड़े लोगों के, पैसा नहीं बनाते, बीवी तुम्हारी लूना चलाती है, एक होती थी पहले, साधारण सी साड़ियाँ पहनती हैं, कितने बेवकूफ़ हो तुम, क्या फ़र्क पड़ता है यदि थोड़ा पैसा बना लेते, बीवी को सरकारी गाड़ी में घुमा लेते हैं, नेताओं की हाँ में हाँ मिला लेते हैं, तो तुम्हारे पास भी आलीशान बंगला होता, गिफ्ट लाने वालों की लंबी सी कतार होती, घर में लंबी सी कार होती। भाई कुछ भी कहो, तुम IAS होकर भी IAS बन नहीं सके। मित्र के जाने के बाद यह सोचकर मन हुआ बड़ा व्यथित विचलित कि यह कैसी धारणा है IAS के बारे में। जो लोग देश का तंत्र चलाते हैं वे ऐसे ही गुणों से क्यों परिपूर्ण हों? क्या सरल सहज जनहितकारी व्यवहार IAS के लिए संभव नहीं? ये एक प्रश्न छोड़ा है मैंने उन लोगों के लिए, युवा पीढ़ी में जो लोग इसमें करना चाहते हैं। बाकी तो बहुत सारी है, मैं छोड़ देता हूँ। अंत को आरंभ से आपने जोड़ा है, अंत को जी, अगर वो है साथ में एक और भी है, बड़े होने का अर्थ। चलिए हाँ, आजकल बड़े होने की होड़ बहुत मची है, जैसे आपने कहा हर कोई बड़ा होना चाहता है। बड़ा कैसे होते हैं? तो ये तब की है जब एक बार सुन लीजिए, बहुत ज़्यादा इसकी भूमिका नहीं है। हाल ही में बड़ी चर्चा थी बोनसाई पेड़ों की। निमंत्रण मिलने पर पहुंचा मैं भी एक दिन बोनसाइयों की प्रदर्शनी में। बड़ी भीड़ भाड़ थी, दर्शक पौधों के बौनेपन की तुलना कर रहे थे। जितना बौना पौधा उतनी ही प्रशंसा उसके मालिक को। अरे यह 15 वर्ष का और ऊंचाई केवल 10 इंच, यह 20 वर्ष का ऊंचाई केवल 8 इंच। वाह भाई, कितना विचित्र है मानव स्वभाव भी। हम दूसरों को छोटा बनाकर रखकर कितना बड़ा अनुभव करते हैं, चाहे इस आत्मतुष्टि के लिए पौधे जैसे मूक जीव की जड़ें ही क्यों ना काटनी पड़े। समाज के हर क्षेत्र में बड़ा एवं सफल वही माना जाता है जो दूसरों को बड़ा होने से रोक सके। क्या औरों को छोटा करके या रखने के अलावा बड़ा होने का और कोई रास्ता नहीं? क्या बात है। तो उस रास्ते की तरफ में ध्यान दे रहा हूँ, बड़ा होने के बहुत रास्ते हैं, लकीर बड़ी खींचनी चाहिए। बिल्कुल। और आपने जो मेटाफर बोनसाई यूज किया, तो आपको ये चूज कैसे होता है, सब्जेक्ट पिक कैसे करते हैं कि देखिए, ये मुझे लगता है देखते हैं जो चीज़ आपको अंदर तक थोड़ी टच करती मतलब कचोटती है तो वो किसी न किसी रूप में शब्दों के रूप में फूटती है, चाहे आप लेख के रूप में कहें, अपन बात कर रहे हैं उसके रूप में कहें, चाहे कविता, ये सब तो विधाएं हैं अलग अलग। जो बात जिस तरह से आ जाए कविता में, मुझे लगता है कई बार ज़्यादा आसानी से कही जा सकती है किसी को। तो वो एक आपने क्या कहा, अंत वाली जी, अंत को आरंभ से आपने जो जोड़ा है, बड़ी तो भी है ये कितना प्रासंगिक भी है ना। और हमें देखते हैं, तो सर ने तो बोनसाई की बात करी प्रणीत, लेकिन ऐसा देखने में आता है किसी को अक्सर हम अंत को ये मानते हैं कि क्लाइमेक्स लाइफ में जब भी मुश्किलें आती हैं हमको लगता है कि खत्म हो रहा है सब, और वो आरंभ की एक शुरुआत, इट्स अ बिगिनिंग, इट्स अ पॉइंट ऑफ बिगिनिंग, अंत है ना।
यस इसमें है, उसको मैं सुना ही हम देता खेल हूँ। भी हाँ, जब खेलते छोटा हैं छोटा ही है, तो चलिए हाँ। अक्सर ये आता है कि गेम जो है ना खत्म हो चला है, गोल ज्यादा क्या हो चुके हैं, होगा, अब क्या अब क्या होगा। होगा? चलिए, बिल्कुल। ये सृष्टि का प्रकृति का नियम ही है, अंत से प्रारंभ, प्रारंभ से अंत से। तो इसी को कुछ लिखा है, अंत से घबराना क्यों। सब लोग डरते हैं मरने से, कौन नहीं डरता सही है। बात। अंत से घबराना क्यों, क्या ये इतना बुरा है। अंत से ही तो प्रारंभ होगा, फिर इससे डर कैसा। अंत समय की निरीहता, क्षमा भाव, निश्चलता, सरलता, सहजता देख। आप किसी मरणासन्न व्यक्ति के पास खड़े हों, ये देखिए, कुछ मुझे भी जो होता है जीवन का क्रम, उसमें क्षमा भाव, निश्चलता, सरलता, सहजता देख लगता है यदि यही जीवन के प्रत्येक खंड में रहे तो जीवन कितना आनंददायी हो। तब अंत भी बिना पछतावे के उतना ही सहज एवं निर्मल होगा। आइए हम अंत की तरह पूरा जीवन जिएं ताकि अंत कष्ट रहित हो। हाँ, कितनी अच्छी बात बहुत है। सुंदर, बहुत बिल्कुल। छोटी छोटी सी बातें हैं। और सर, जो आपने ये बातें बताई, आज हमें बहुत ज़रूरत है, जैसा आपने कहा कि 2 अक्टूबर से 2 अक्टूबर के बीच में हम क्या करते, तो हमें जी ये हाँ। जो सहजता की बात है, जो गुणों की बात है, इसे समय समय पर याद करना चाहिए, क्योंकि जब हम उस शैया पर हो तो हमें याद आए कि हमने पूरे जीवन क्या किया, पूरा जीवन काल कैसे। देखिए शालू, एक बात कही जाती है, 2 दिन तय होते हैं, आपका जन्मदिन और आपका निर्वाण या जाने का दिन। जी ये 2 दिन तो हमारे हाथ में नियत हैं ईश्वर की विधि के अनुसार, लेकिन इन 2 दिनों के बीच में हम कैसा जीवन जीते हैं, बिल्कुल। ये हमारे ऊपर है। हम उसको ऐसा जिएं कि जाने के बाद आपके व्यवहार के कारण, आपके कृतित्व के कारण, आपने जो भी इस दुनिया में किया उसका लोग आपको याद रखें। लोग आपको किस तरह से याद रखेंगे ये आप पर निर्भर करता है। प्रश्न ये है और कठिनाई ये है कि लोग चाहते तो हैं कि एक विशेष तरह के व्यक्ति के रूप में याद रखा जाए, लेकिन आचरण ठीक उसके विपरीत करते हैं। बिल्कुल। ऐसा नहीं होता है, कथनी करनी में ऐसा कथनी ऐसा करनी नहीं में। होता है। और वो गांधी जी ने भी यही बात कही कि तो कथनी और करनी में जैसा आप अंतर नहीं करेंगे होना वैसे ही तो चाहिए। याद रखेंगे। बिल्कुल। आप अपने कार्य के द्वारा, आप अपने व्यवहार के द्वारा पहचाने जाते हैं, और यही चीज़ है जो बाद में रहती है। कितना भी संपन्न व्यक्ति को कहता है, सिकंदर ने भी जाते समय पूरी दुनिया जीत ली, फिर आखिर में उसने कहा कि मेरे बढ़ते समय कब्र के बाहर अपने हाथ बाहर रख देना उसमें, जी जी ताकि लोगों को पता लगे कि दुनिया में आए भी खाली हाथ खाली थे हाथ थे। और जाना भी खाली हाथ उन्होंने है। कहा था कि स्वास्थ्य ही आपकी अनमोल धरोहर है, सोने चांदी के सिक्के नहीं। आप बूंदी में आपने 12 में 12 में आप रहे। डूंगरपुर और 12 में कलेक्टर था मैं। जी जी, बहुत पहले। वहाँ की जो संस्कृति है, जो आपके ऑब्जर्वेशन है, आप चूंकि एक रेफरेंस भी था कि आप पर्यटन से जुड़े लोगों के बीच जाते थे, सुबह सुबह की वॉक आपने वहाँ जाके लोगों से मिले, और कितनी आपने बड़ी सरलता से- रिसर्च की दिखती है, पता नहीं कहाँ से की। ये कोशिश रहती है कि विषय विशेषज्ञ जो भी आए उनके जीवन से जुड़ी बातें रहेंगी तो सरलता से चीज़ आएगी। नहीं देखिए, ये क्या होता है, जैसे मैं शुरू से आदत रही है खेलने की हमेशा, मतलब टेनिस खेलता था। आपने स्वास्थ्य की बात की तो वो भी, लेकिन 12 में टेनिस खेलने का कोई अवसर नहीं था, तो वहाँ लेकिन इच्छा तो होती थी सुबह कुछ ना कुछ समय का सदुपयोग किया जाए। और 12 ऐसी जगह थी जो बहुत नया डिस्ट्रिक्ट, नया तो क्या मतलब उस समय 10-15 साल वर्ष कोटा से निकल के बना था। जी। तो वहाँ पर अखबारों में समस्या छपती है कि ये इस मोहल्ले की ये समस्या, उस मोहल्ले की वो समस्या, और अखबार पढ़ते हैं तो लगता है। अब मेरी छवि कुछ ऐसी बनी, सही या गलत, के मैं कहीं पर भी बताए बगैर जाने में ज़्यादा विश्वास रखता रहा। और औपचारिकता के रूप में जाएंगे तो सब आपके लिए स्वागत करने को तैयार हैं, माला वाला पहनेंगे, तो वो कोई अर्थ नहीं उसका। तो प्रत्येक प्रातःकाल, टेनिस तो नहीं था, उसके विकल्प के रूप में बिल्कुल अचानक, बिना किसी सहायक के, बिना किसी सुरक्षा के, लोग मानते हैं कलेक्टर को खतरा है, मुझे नहीं मानता। अगर अपने ही लोगों के बीच में खतरा है तो किस बात के अपने लोग हैं फिर तो। खैर सही बात है। मैं तो सुबह 5 से 6 बजे से लेकर करीब 8 बजे तक 2 घंटा किसी भी मोहल्ले में, जैसे कोई खबर छपी थी अनजाने उस मोहल्ले में गलियों में चले गए, तो लोग तो यहाँ तक कहने लगे 12 के कि सब 12 की गलियाँ जितनी आपने देखी है उतनी शायद हमने भी नहीं देखी। रहा तो साल भर था, और काफ़ी अच्छा जो एक कहते हैं फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन जो मिलती है, एक जो सही जानकारी आपको चाहिए, और किसी भी प्रशासक के लिए सही जानकारी बहुत उपयोग। एक और छोटी चीज़ बताओ, इसी में याद आ रही है मुझे। शहरिया आबादी है वहाँ की, बहुत सबसे जनजाति में सबसे गरीब जनजाति है। कुछ महिलाएं मिलने आई मैं कलेक्टर के पास, उनको समस्या लेके लिख के लाई थी। मुझे लगा उनको बैठने के लिखा उनको, कि कुछ बहुत कमज़ोर थी, हालत थी, निर्धन थी, कपड़े भी वैसे पहन रखे थे, पाँव में चप्पल भी शायद कुछ के नहीं थे।
मैंने कहा मैं एप्लीकेशन नहीं पढ़ूंगा, आप बैठ के बात करेंगे तो पढ़ूंगा। आप दिन पुनीत ये विश्वास करेंगे शादी करेंगे, उन्होंने मना कर दिया बैठने से, चली गई बाहर। वो उनको ये लगा कि उनसे कोई गलती हो गई, कलेक्टर बैठने के लिए कह रहा है आज़ादी के इतने वर्षों बाद। जी जी, कि सम्मान मिला तो वो समझ नहीं पाई क्या हो रहा है। उनको पटवारी ने कभी ग्राम सेवक ने बैठने के लिए नहीं कहा, कलेक्टर साहब बैठने के लिए कह रहा, मतलब कोई गड़बड़ बात चली गई। फिर बुलाया किया, समझाया, टू कट इट शॉर्ट, आई वापस। तो मैंने कहा बैठ जाओ, बात करेंगे, मैं नहीं सुनूंगा आपकी दरख्वास्त। तो वो बैठ गए फर्श पर, कुर्सियाँ पड़ी थी खाली 25-30 पर नहीं बैठी हूँ। जी जी, तो फिर बाद में मैंने उनको जो समझा कर बिठाया कुर्सियों पर, और फिर जो आत्मविश्वास उनमें उत्पन्न हुआ, और फिर जो आंख में आंख डाल करके कठिनाई बताई उस क्षेत्र की उन्होंने, वो बिल्कुल अलग थी जो दरख्वास्त पर लिख के लाई थी। प्रार्थना पत्र किसी और ने लिखा होगा, उन्होंने अंगूठे या हस्ताक्षर किए होंगे उसके ऊपर, पता ही नहीं था। फिर जो बातें बताई असलियत, तो वो बाद में कुछ करने का अवसर मिला, हमने योजना उन्हीं उसी के अनुसार कुछ बनाई और कुछ कर पाए उस क्षेत्र में। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये दूसरों के, जैसे आपने कहा वैष्णव जन, कष्ट उनका और पीड़ा आपको हो, सही संवेदनशीलता तो वही है, तकलीफ वो देख रहा है और आप रात को ना सो पाएँ, वो है बात। तो अगर मान लो वो लोग कष्ट, कई लोग अपना फ़ोन नंबर तक नहीं देते जनता के पास, साधारण व्यक्तियों के पास, तंग करेंगे, परेशान करेंगे। आप विश्वास करें, पिछले 22 वर्षों से मेरा फ़ोन नंबर वही है। फ़ोन जरूर बदला होगा, इंस्ट्रूमेंट बदलते हैं कभी कभी, तो बाकी नंबर वही है। तो मेरा कहना यही है, युवा पीढ़ी से भी कहा है कि दुनिया में लोग आपको परेशान करने के लिए नहीं आए हैं, लोग आपके पास परेशानी का हल ढूंढने आते हैं। और वही हो सकता है 1-2% व्यक्ति हो सकते हैं जो आपको तंग करने के लिए भी करें, लेकिन ये एक है जो एक जिस काम को आप करने के लिए जुटे हैं, उस काम की छोटी सी कीमत है। कितनी बड़ी बात है ना कि हमें खुद को पहचानने की जरूरत है, हम भी कैपेबल हैं और हम भी लोगों को पहुंच लोगों तक होनी चाहिए, और आपकी भी पहुंच लोगों तक होनी चाहिए और उनकी पहुंच आप तक होनी चाहिए। आप किसी भी पद पर हो, छोटे पद पर हो, बड़े पद पर हो, व्यापारी हो, नेतृत्व कुछ भी में कर रहे हो, अगर लोग साधारण लोगों से आप सरलता से सरल नहीं मिल पाएंगे, लोग आप तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो आप उनके लिए कर क्या पाएंगे? फिर आप अपने एक अलग ही संसार में बस एक ककून जो कहते हैं, शेल में, उसमें रहेंगे, और अपना जो कहते हैं आइवरी टावर जो कहा जाता है उसमें रहेंगे, और बाकी जनता से। हाल ही में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के जीवन के बारे में पढ़ रहा था, तो यश, पैसा, सब कुछ उन्होंने पा लिया, और उन्होंने अब कहा कि मुझे लगा कि परिवार के आगे सब फीका है। बिल्कुल सही बात। सबसे असली कमाई, और मैंने जितना आपके बारे में जाना है कि आप परिवार को हमेशा तरजीह दी है, माता पिता को आपने तरजीह दी है, अपने फैमिली से जुड़े हुए लोग रहे, हमेशा आपने उनको तवज्जो दी है। आज के दौर में ख़ास तौर से अपने जीवन से के संस्मरण से आप अगर लोगों को साझा कर सकें, हाउ इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट फैमिलीज रोल इज। मुझे लगता है आजकल जिस प्रकार से डिप्रेशन की घटनाएं बढ़ रही हैं, मानसिक अवसाद की घटनाएं बढ़ रही हैं, इसके पीछे कारण ही है कि मतलब लोग साथ साथ पास तो हैं, लेकिन साथ नहीं है। पास हैं लेकिन साथ नहीं। आजकल आप किसी भी जगह देख लीजिए, 5-7 लोग बैठे हों, अपने घरों में देख लीजिएगा, परिवारों में देख लीजिएगा, सब अपने अपने मोबाइल में व्यस्त हैं। जो एक दूसरे के साथ जो एक समन्वय और जो बात होती है, पहले संयुक्त परिवार थे, उसकी तो बात ही अलग है। आज संयुक्त परिवार न भी हों तो लोगों को समय कितना समय साथ बिठाते हैं। मैं तो दर्शकों से ये भी अपील से करूँगा, आप अपनी खुद की एक बार कभी एक हिसाब किताब रख के देख लें, कितना समय आपने क्वालिटी टाइम जो कहते हैं, क्वालिटी टाइम मतलब जब मोबाइल पे आप बिजी हों और दूसरों से बात कर रहे हो, क्या बात हो पाएगी। तो इसलिए एक दूसरे के सुख दुख में साथ देना, एक दूसरे की समस्याओं को सुनना, मैं कहता हूँ सुनना इतनी बड़ी आवश्यकता है आज के ज़माने में। सुनने वाला कोई नहीं है, माता पिता को फुर्सत नहीं है बच्चों की बात सुनने की। माता पिता पहले मित्र होते हैं बच्चे के, और अगर माता पिता के पास समय नहीं है अपने बच्चों के लिए, तो फिर गलत, आजकल जो इंटरनेट का ज़माना बढ़ गया, तरह तरह की बातें इंटरनेट के ऊपर आती हैं, उनमें उलझा रहता है। कितनी गलत किसे पता, अधिकांशतः गलत ही होती है, कहा जाता है उसमें, और बहुत भ्रमित करने वाली, विकृतियां उत्पन्न करने वाली। अब विकृत मानसिकता का व्यक्ति समाज में हम उनसे अपेक्षा करें कि बहुत सकारात्मक काम करेगा, क्या संभव है। तो आज के बहुत आवश्यकता है कि हम अपने परिवार के साथ समय बिताएं, कुछ उनके साथ घूमने जाएं, कहीं कुछ खेलें कूदें, सामाजिक उत्सवों में भाग लें। आजकल के कभी बड़ा अच्छा भी नहीं लगता है जो बच्चे माँ बाप के साथ जाने से मना कर देते हैं, वहाँ जा रहे हैं, हम क्या करेंगे वहाँ जा करके, तो अपने खेल में व्यस्त है। खेल में भी व्यस्त है तो कोई फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं है, खेलने में भी खाली मोबाइल के खेल में व्यस्त है। तो ये पूरा जो एक हमने ताना बाना समाज का बन गया है, इसको थोड़ा सा ठीक करने की जिम्मेदारी हम दूसरों को देने के बजाय खुद को देना। मैं कई स्कूल जो हैं जयपुर के, उनके प्रबंधन से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं प्रयास करता हूँ इससे करें तो ये बहुत संभव है कि
आपस में रिश्तों की मधुरता। और गांधी जी के तो अपन बात करें, गांधी जी शास्त्री के उनके जीवन से ले लें कि किस प्रकार के मधुरता होनी चाहिए जीवन में, और सरसता अगर नहीं होगी तो खाली काम और किसको कहते हैं आजकल नया जो शब्द निकला है वर्क लाइफ बैलेंस, और काम और अपने परिवार के बीच में एक संतुलन स्थापित करने की बड़ी आवश्यकता है। जब आप घर की कोई समस्या है तो दफ्तर में नहीं ले जाएं, ऑफिस में घर को ना लाएं, दोनों अलग अलग करें, दोनों के अपना अपना स्थान है सारा का सारा। और जिस समय परिवार के साथ हो पूरा समय परिवार के साथ बिताएं। आज भी मैं मानता हूँ हम लोग, मैं तो कम से कम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि पुराने 50 वर्ष पुराने 60 वर्ष पुराने जितने भी मित्र हैं उनसे भले ही कभी मिलते हों, कम मिलते हों, ज़्यादा मिलते हों, लेकिन जब भी मिलते हैं तो ऐसा मन प्रसन्न होता है और सारी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। उदयपुर की स्मृति ताजा हो जाती है। उदयपुर का रहने वाले, हाँ मेरा आवास निवास मूल स्थान। सर हम परिवार की बात करें, परिवार के साथ संस्कारों की बात स्वतः ही आती है, आपने बहुत खूबसूरती से बताया। आज जो हम दिन मना रहे हैं वो साथ साथ में गांधी जयंती के साथ में स्वच्छता दिवस भी मनाया जा रहा है। स्वच्छता भी एक संस्कार होता है और आज इसको भी बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे, किस तरह से ये आज रेलेवेंट है? स्वच्छता के दो आयाम की तरह देखता हूँ मैं, एक है मन को स्वच्छ रखना, एक है आसपास की बातों को। एक जो मोटा रूप है वो तो है ही स्वच्छता का, ये वाला मोटे रूप में भी देखें तो उसके भी एक तरीके देखा जा सकता है। हमारे यहाँ पुराने संस्कारों के अनुसार भारतीय परिवारों में स्वच्छता को बहुत महत्व दिया गया है। व्यक्तिगत स्वच्छता को हम अधिकांश घरों में देखें तो बहुत साफ सुथरा रखते हैं, लेकिन उन घरों की गंदगी को बाहर सड़क पर डाल देते हैं। कई जगह नगर निगम ने, नगर पालिकाओं ने कचरा पात्र बनाए होते हैं तो वहाँ नहीं डालते। कचरा पात्र जब ले जाने का समय है उसके बाद आप डाल देंगे वहाँ पर, तो हम व्यक्तिगत रूप से स्वच्छ हैं, सार्वजनिक रूप से बहुत अस्वच्छ होते हैं कई बार। तो जो एक सरकार ने एक अभियान चलाया गांधी जी के 150वीं जयंती के समय, ये कहा था कि हम इसको पूरा स्वच्छ कर देंगे, तो इसे स्वच्छता एक केंद्रीय चर्चा में आया है और इस पर लोगों का ध्यान गया है। अभी भी इस पर करने की बहुत आवश्यकता है और स्वच्छता अगर होगी तो कई सारी बीमारियों से मुक्ति मिलेगी, ये देख लें आप, और बीमारी पे खर्चा होगा उससे बचेंगे। तो स्वच्छता एक तो वही मन की स्वच्छता, मतलब मन को विकारों से स्वच्छ रखें, जो कहा भी जाता है अनावश्यक क्रोध न करें, दूसरे की बात के प्रति सहिष्णुता रखें, और दूसरा का विचार अलग भी है तो उसका उत्तेजित न हो। तो जब अपना मानसिक रूप से संतुलन बनाए रखेंगे तो फिर मन स्वस्थ रहेगा तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो स्वच्छता केवल वातावरण की स्वच्छता से मतलब नहीं है, मानसिक वातावरण भी स्वच्छ हो, सामाजिक वातावरण भी स्वच्छ हो और स्वयं तो स्वच्छ हो ही, तो स्वच्छता का सर्वांगीण रूप सामने हमारा आएगा। और उसकी शुरुआत तो खैर सफाई से होनी है जो हम बात कर रहे हैं। जी, मराठी प्ले राइट हैं विजय तेंदुलकर, उन्होंने काफ़ी मानसिक हिंसा पर काफ़ी बात की है कि आप अपने शब्दों के जरिए, आचरण के जरिए जब आप किसी और को तंग करते हैं या तंग करने की नियत मात्र भी रखते हैं तो वो भी एक तरह की हिंसा ही है या वो गंदगी का एक स्वरूप ही है। उदयपुर में आपने आपका विद्यार्थी जीवन रहा और मुझे ध्यान है कि कहीं मैं पढ़ रहा था आपने एक साइंस की किसी एक्टिविटी में आपने प्राइज भी जीता था। तो आजकल स्किलिंग की काफ़ी बात होती है। सो स्किलिंग कोई ऐसा नहीं है कि सेट ऑफ सर्टेन सेट है कि आपने कहीं इंस्टीट्यूशन विशेष में जा करके सीख लिया, ये बचपन से और घर से शुरुआत होती है। पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँगा कि आपने समय देने की बात की कि किस तरह से आप टीवी से दूरी अगर चाहते हैं, मोबाइल से दूरी चाहते हैं, तो इन व्हाट वे दे कैन इनकलकेट हैबिट्स ऑफ डूइंग थिंग्स बाय हैंड। सर देखिए, मतलब हम जब थे उसमें टीवी वगैरह था ही नहीं उस समय से। हम तो जब बचपन में थे उस समय टीवी की कोई बात ही नहीं होती थी। मेरे तो पिताजी स्वयं गणित के शिक्षक रहे महाविद्यालय के अंदर, तो गणित और भाषा दो चीज़ें ऐसी हैं जो आधारभूत होती हैं किसी भी काम को आगे करने के लिए। और श्रम की जो प्रतिष्ठा है वो बहुत कम होती जा रही है समाज में धीरे धीरे। तो जब पहले डिग्निटी ऑफ लेबर जिसको कहा जाता है उसको थोड़ा कम, हाथों से काम करना बुरा माना जाता है। दुनिया में जितने भी विकसित देश हैं, जहाँ भी मुझे भी अवसर मिला, बाकी दर्शक भी गए होंगे, वहाँ सब काम स्वयं करते हैं लोग। तो कुछ सीखें उनसे। हुआ क्या है, होना ऐसा चाहिए था, समाज ऐसा बनना चाहिए। हम अपनी परंपराओं में जो अच्छी बातें हैं हमारी संस्कृति में, सभ्यता की, उनको सहेज के रखें और कुछ विकृतियाँ उनको छोड़ दें। बाहर की भी जो अच्छी बातें हैं उनको ग्रहण करें और गलत बातों को ना करें।
दुर्भाग्य से कई बार ऐसा हो जाता है कि बाहर की बुराइयां भी ले लेते हैं और अपनी अच्छाइयों को छोड़ देते हैं, बिल्कुल, और तो वो दोनों modernization की और बुराइयों का संगम हो westernization, जाता है एक तरह से, बिल्कुल। वो कई बार कठिनाई होती है। तो घर से जो काम कर, पहले एक होता था, एक विषय होता था, आजकल भी होता है, कोई हम जैसे वुड वर्क का होता था, किसी के कोई प्लम्बिंग का होता था, कोई इलेक्ट्रिकल वायरिंग का होता था, कोई ज़रूरी नहीं उसको प्रोफेशन की तरह अपना है, लेकिन एक ये लगता है कि आपका जो दिमाग को जितना काम में लेते हैं, मुझे ऐसा, हाथ और दिमाग के बीच का मैं जो उसका संतुलन कोई डॉक्टर तो नहीं कर रखी, मैंने कहा जा रहा है न्यूरॉन्स को जितना ट्रिगर किया जाता रहेगा उतना ही मस्तिष्क एक्टिव रहता है। जो कई सारी आती हैं, पहेलियाँ आती हैं, सुडोकूज होते हैं, कई सारे कोई क्विजेज होती हैं, कोई puzzles एग्जाम होती हैं। तरह तरह के होते हैं, इनमें भाग लेते रहें तो अच्छा रहता है। और भाषा और गणित दो में तो सबको ठीक होना ही चाहिए, और उससे एक मन में एक ही बात पे जरूर जोड़ना चाहता हूँ, हमने व्हाट, वाई, हाउ, वेयर, हु, व्हेन, ये जो कुछ मूल प्रश्न हैं, हाँ। जी। ये हर बारे में पूछे जाते रहना जिज्ञासा की चाहिए। वो आपको केवल ये नहीं किसी ने कह दिया इसलिए स्वीकार कर लें, उसको क्वेश्चन करना, क्वेश्चनिंग माइंड। हम इसको ये कहें, संविधान, भारतीय संविधान में भी लिखा है कि पूरे देश में हम निर्माण करेंगे ऐसे नागरिकों का जो अपने वैज्ञानिक सोच होगी। वैज्ञानिक सोच का अर्थ ये है कि हम किसी भी बात को, कोई कही जा रही है तो उसको तर्क की कसौटी पर कसें और ये देखें कि ये क्यों है। जब क्यों का खोज आप करेंगे तब आपको उसका उत्तर धीरे धीरे मिलता चला जाएगा। रटने की जो प्रवृत्ति है हमारे विद्यालयों में कई बार साथ दुर्भाग्य ही से विज्ञान और अध्यात्म भी कहीं ना कहीं साथ साथ चलते हैं, हाँ, क्योंकि हाँ। दोनों यही बातें बताते हैं कि बिल्कुल, किस तरह बिल्कुल। से आपको पूछना चाहिए और किस तरह से सवालों का जवाब, खोज करने की जो है ना, बिल्कुल। खोज करने की प्रवृत्ति में लोगों ने बड़े बड़े दार्शनिक बन गए। जी। भाई न्यूटन बैठा था, ऊपर से सेब गिरा, क्या क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों आ गया, तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत उन्होंने बना दिया। जी। ऐसे ही बहुत सारे खोज आकस्मिक रूप से भी हुई हैं, और हमारे यहाँ तो एक से एक बड़े वैज्ञानिक हुए हैं बहुत सारे। केवल एक वातावरण और ऐसा बन जाए जिसमें अच्छे सोच वाले, वैज्ञानिक दृष्टि से बात करने वाले लोगों को आगे बढ़ाने की एक सृजनशीलता की, एक क्या होता है, हम लोग लकीर के फ़कीर बनने की जो यथास्थितिवाद है उसको थोड़ा सा तोड़ने की ज़रूरत है। कई बार सृजनशीलता, नवाचार वही व्यक्ति कर पाता है जो थोड़ी सी जोखिम उठाने को तैयार हो। जोखिम उठाने की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए थोड़ी बहुत, तभी वो नए कामों की ओर प्रवृत्त हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर हमारे गाँव में भी कई बार देखा मैंने कि इस प्रकार से लोग नए नए काम कर रहे हैं कि उनको एक नवाचार की संज्ञा दी जा सकती है। तो इस पर कुछ बात की जा सकती है। आपने ऐसा कहा, बिल्कुल सही है। तो श्रम की गरिमा को, प्रतिष्ठा को बनाएं और स्वयं काम। रिमोट जितने आ गए ना, रिमोट ने एक तरह से, हमने अपना रिमोट ही दूसरों के हाथ में दे दिया। हम पंग हो गए उसमें। टीवी का रिमोट तो हमारे पास आ गया और हमारा रिमोट किसी और के पास चला गया। बिल्कुल, हमें कोई और कंट्रोल कर रहा है। हमारी खुशी का कंट्रोल दूसरा क्यों दूसरों तय के हाथ करे। में चला गया। हम दूसरों से संचालित होंगे, हम खुश होंगे या दुखी होंगे, ये स्वयं अपने हाथ में है ना। सर, ये एक बहुत अच्छा और बहुत सुंदर विचार भी है, और कहीं ना कहीं हम बात करें तो आध्यात्मिकता भी यही बात अगर मैं सोच रहा था, एक अगर समय है, मुझे नहीं पता कितने, एक मिनट लगेगा, कि हम सब लोग सत्ता तो चाहते हैं, दर्शक भी सत्ता पाना चाहते हैं, और सत्ता और उसके ऊपर एक थोड़ा क्यों ऐसा है, तक सब मचल रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, कुछ भी करने को तत्पर हो रहे हैं, सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हैं सत्ता का सुख भोगने को। सत्ता चाहे कैसी भी क्यों ना हो, धन की, ताकत की या पद की, सत्ता पाने की दौड़ में भूल गए हम कि असली सत्ता तो सुख की है। बिल्कुल। जब सुख की सत्ता होगी तो हम सब सुखी होना चाहेंगे, और सुखी होना कितना सरल है स्वयं पर निर्भर है, हमें केवल सोचना भर है। जब हम सोच लेंगे तो देखेंगे कि सभी तरफ सुख ही सुख बिखरा पड़ा है, बस केवल बटोरने की देर है। कैसे हो सकता है सुखी? किसी भूखे को भोजन करा दो, किसी प्यासे को पानी पिला दो, किसी अनपढ़ को पढ़ा दो, किसी वृद्ध के साथ कुछ समय बिता लो, किसी रोते हुए के आंसू पोंछ लो, किसी गिरते हुए का हाथ थाम लो, किसी भटके हुए को रास्ता दिखा दो, क्या बात। किसी बेघर को घर दे दो, किसी बिछड़े हुए को मिला दो, किसी रोते हुए को हंसा दो। क्या इनमें से हम कोई काम नहीं कर सकते? यदि नहीं तो फिर किसी और को दोष देना तो बंद करो। यदि अब भी हम सुखी नहीं हो पाते तो शायद हम सुखी होने के लायक ही नहीं, और लायक हैं तो केवल इसके हमें सुख के साम्राज्य से निष्कासित कर दिया जाए, ताकि हम दूसरों को कोसते रहें और उम्र भर दुखी दुख भोगते रहें।
तो सुखी होना तो हमारे ऊपर है सारा, जो आपने बात की सारे के सारे। बहुत बिल्कुल, सुंदर, बहुत सुंदर। एक प्रशासनिक सेवा के अधिकारी इतने नजदीक से जिंदगी जाकर को के देखते हैं और- छू करके क्या शब्दों को पुनीत परोया जी, है। गलत फहमियां लोगों को ये है कि जब प्रशासन में व्यक्ति आ जाता है तो इंसान नहीं रहता है। ये आपने कहा, लोग इंसान वो बने, administrative mindset हो जाता है। प्रशासन में आने के बाद भी इंसान बने रहे, सबसे बड़ी आवश्यकता इसी बात की आज तो, मतलब है ना, वो अपने आप को मानता है कि ये दूसरे लोग तो इंसान मतलब हैं, हम लोग हैं तो जी अब जी। हम आखिर के 2 मिनट जी, हमारे जी, पास जी, में है, जी हाँ। संक्षिप्त में लेना चाहेंगे कि एक दिन की जो है ना शुरुआत किस तरह से की जाए। शाम तक जैसे आप अपने दिन को ऑप्टिमाइज करते हैं, सेवानिवृत्ति के बाद में भी आप खूब व्यस्त हैं, लेखन में भी आप लगातार पत्र पत्रिकाओं के लिए हाँ, लिखते सब रहते बात की हो हैं। गया। तो एक दिन की शुरुआत कैसे हो और पूरा दिन कैसे ऑप्टिमाइज रहे जिससे शाम को सुख की अनुभूति के साथ विश्राम किया जाए। ये देखिए, एक तो शुरू किया, एक तो जल्दी उठना चाहिए, एक तो मतलब एक तो ये तो मैं शुरू से कुछ तो खेलने का आदत रही, मतलब 5 और 6 बजे के बीच में नींद उड़ ही जाती है, चाहे रात को मैं 1 बजे सोऊं चाहे 10 बजे सोऊं, सुबह 6 बजे। तो एक तो जितने भी आजकल ये, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ आजकल बिल्कुल ठीक उसके होता हुआ देख रहे हैं हम। आजकल के जो बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है, कई बार देर तक सोना, देर तक करना, तो जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त जो कहा जाता है ना, सुबह वाला समय, उसमें वैज्ञानिकों को भी मानना है उस समय आपका सबसे एक्टिव होता है माइंड। तो जो भी आप कुछ करेंगे उस समय वो हमेशा के लिए आपको एक दिन भर के लिए ऊर्जा देता है। तो दिन भर की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सुबह का समय स्वयं के साथ बिताना चाहिए, कुछ स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, एक तो ये। और उम्र पूरे दिन भर में एक सकारात्मक सोच रखने की बहुत आवश्यकता है। देखिए, दुनिया में अच्छी चीज़ें भी हैं, लोगों में भी, मित्र भी, ऐसे मित्रों में भी आप सकारात्मकता ढूंढें। हम अपने दूसरे किसी के साथ संबंध बनाते हैं, रिश्ता बनाते हैं, तो कई लोग हर चीज़ में दोष ढूंढना शुरू करते हैं कि दो गलतियां ढूंढते हैं। मेरा सभी से आग्रह ये है कि सब में अच्छी बातें देखना प्रारंभ करें, तो कि हर एक में कोई पुतला अच्छाइयों का या बुराई का नहीं होता है, सब में कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ, ये हम पर निर्भर है हम किस में क्या ढूंढते हैं। तो मेरी कोशिश रहती है कि जब भी जिससे किसी से मिलें तो सीखें। आज आपसे सीखा है, कल किसी और से सीखेंगे तो हमने बहुत सीखा है सर आपसे। सीखने का अवसर नहीं जाने दें, जीवन पर्यंत शिक्षा है जी। मुझे लगता है बातचीत बहुत रोचक है और आगे भी ये भी बहुत सारी बात की जा सकती है, लेकिन स्टूडियो की घड़ी हमें संकेत कर रही है और हमें अब धन्यवाद देते हुए विदा लेनी होगी। और साथ में बापू के जो फेवरेट भजन है, जो गीत हैं, उनका संकलन हमारी टीम ने किया है। उन भजनों के साथ आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।
राम